जिनका अपना रैंक है 106। हमारे साथ हैं अभिज्ञान भटनागर जी। प्रिपरेशन मैंने सेकेंड ईयर में चालू कर दी थी। गेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को पहले से था, थोड़ा बहुत मैं सीखता रहा कि क्या पैटर्न रहेगा ये सब। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था जो मैंने किया। सी प्रोग्रामिंग थोड़ी मेरे को बेसिक आती थी, थोड़ी मैंने सीखी। मेरा एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं आज के दिन जैसे हूँ तो मैं कल के लिए अपने सारे टास्क लिख के रखता हूँ कि मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक करना है। टू डू लिस्ट फॉर एवरीथिंग। यस सर, टू डू लिस्ट फॉर एवरीथिंग। मेरी सीजीपीए भी अभी अबव 9 पॉइंट्स ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि आप फैकल्टी को फॉलो करो। आपको फैकल्टी जो अच्छी लग रही है, उनके जहाँ भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा टीचर चाहिए जो आपको एक बार में समझाए, ये नहीं कि किसी और दूसरे को उससे क्या समझ में आ रहा है। ये आपने किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को कवर किया? सर ऑर्डर में फटाफट बोलूँ तो थ्योरी ऑफ कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स था, एल्गोरिदम्स, कंपाइलर डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक इज द ओनली सब्जेक्ट रिमेनिंग नाउ। गेट का मेरा प्लान तो ये था कि मेरे को हायर स्टडीज़ करनी थी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड मेरे को बहुत अच्छी लगने लग गई थी फर्स्ट ईयर के बाद ही। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि मतलब कैसे एक्चुअल में जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, वो कैसे काम कर रहे हैं। सर जैसे शुरू में जब प्रिपरेशन चालू करते तो मेरे तरह और भी कैंडिडेट्स फेस करते हैं कि क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे होते किसी ना किसी वजह से, पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता है और डाउट्स रहते हैं ये मन में कि आप कैसे क्लियर कर पाओगे एग्ज़ाम, क्योंकि 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स दे ही रहे हैं गेट सीएससी का एग्ज़ाम इतने सालों से, और आपको आखिर आप एम करते हो तो 100 में आने का मतलब दैट इज़ 0.1%। सर गेट के लिए जैसे जीएफजी ने मैं पहले ही बताया, टेस्ट सीरीज़ रिलीज़ करी थी इन्हें फॉर फ्री, और उससे रिलेटेड इन्हें जीएफजी ने मतलब काफ़ी सा हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराए थे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे गेट के लिए एक पॉडकास्ट में हैं। हमारे साथ हैं अभिज्ञान भटनागर जी, जिनका अपना रैंक है 106। ही इज़ फ्रॉम थर्ड ईयर, राइट? एंड मोस्ट वेलकम। और दूसरी तरफ आपके साथ हैं शैलेंद्र सर, जो हमारे गेट के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर्स हैं। तो अभी फ़िलहाल CDS एंड DBMS बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखते हैं सर। सो इस पॉडकास्ट में हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम रेलिवेंट क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू आउट। सो मेरा पहला सवाल ये होगा कि अभिज्ञान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर गेटिंग 10 AIR। और आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को किस तरह से प्लान किए, क्या क्या एंजॉय किया आपने और क्या क्या आपका लर्निंग रहा, तो प्लीज़ शेयर विद अस। सर मतलब बेसिकली प्रिपरेशन मैंने सेकेंड ईयर में चालू कर दी थी। गेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को पहले से था, थोड़ा बहुत मैं सीखता रहा कि क्या पैटर्न रहेगा ये सब। पहली चीज़ जो मैंने करी वो था कि पैटर्न जानना है कि क्या पूछा जाएगा पेपर में। तो उसके बाद धीरे धीरे करके सब्जेक्ट्स देखे, कहीं पे मतलब किसी ने बताया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर लो, तो मैंने भी वहीं से किया। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था जो मैंने किया। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग थोड़ी मेरे को बेसिक आती थी, थोड़ी मैंने सीखी। वैसे कर करके धीरे धीरे मैंने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करे। सो पहला तो यही सवाल होता है सारे स्टूडेंट्स का कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जो भी कॉलेज में हैं अभी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फाइनल ईयर तक लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप थर्ड ईयर में ही क्वालिफाई किए हैं। फर्स्ट थिंग तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा कि आप कम समय में, अभी भी स्टिल मैं फील करता हूँ कि हो सकता है आपने क्या सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे जो भी गेट के थे, सर मतलब या कुछ मिसिंग रह गए? सर मतलब ऐसा रहा था कि जो सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है गेट में, जैसे OS सब्जेक्ट की काफ़ी रहती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा यूजुअली मार्क्स काफ़ी हाई रहते हैं, प्रोग्रामिंग के, तो मैंने सबसे पहले उनको फोकस किया। उनको मैंने अच्छे तरह से पढ़ा कि उनमें मतलब मेरे 0 नेगेटिव मार्क्स जाने चाहिए। फिर जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जैसे डिजिटल लॉजिक, उनका सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन गेट CS में उनसे थोड़ा कम पूछा जाता है जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को लास्ट में रखा, और फिर टाइम क्योंकि कम था, थर्ड ईयर में भी था, तो उसके उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे क्या क्या मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उस हिसाब से मैंने वैसे तैयारी करी। और रही बात मतलब प्रिपरेशन के टाइम मैनेजमेंट की, तो मेरा एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं आज के दिन जैसे हूँ तो मैं कल के लिए अपने सारे टास्क लिख के रखता हूँ कि मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक करना है। टू डू लिस्ट फॉर एवरीथिंग। यस सर, टू डू लिस्ट फॉर एवरीथिंग। सो प्लीज नोट इट डाउन कि हाँ। और उस टू डू लिस्ट मतलब गेट के अलावा भी जैसे DSA वगैरह भी मैं कंटिन्यूसली कर रहा था इसके साथ साथ, तो मैंने उसको भी मतलब लिखता था। और जैसे आज मैंने टू डू लिस्ट बनाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये नहीं कि मतलब सारे के सारे हो, बट एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 टास्क मेरे हो जाए कंप्लीट होने, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कई कई दिन के लिए कि आप सारे टास्क कर भी सकते हो। तो उससे मतलब कैंडिडेट्स को थोड़ा वो भी रहता है कि एक तरह से सेटबैक फील होता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये काम। बट मेरी एडवाइस तो मतलब बाकी एस्पिरेंट्स को ये रहेगी कि मतलब don't feel too negative about it. Everyone suffers through the same thing. Okay, good. So like you have to focus on what you are doing
and just keep a deterministic attitude towards the GATE exam. देयर इज नो गेन विदाउट पेन, Yes, sir. There is no gain without pain. सो ये तो है, ये एक अच्छी लेसन्स हैं जो सबके लिए होनी चाहिए। एक और सवाल है कि आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो सेमेस्टर में ऑन गोइंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं Yes. विच इज कॉमन टू द गेट। सो क्या आप उसको भी माइंड में लेकर चल रहे थे या फिर सेमेस्टर्स को पैरेलली आप फिनिश कर रहे हो बट यू आर नॉट थिंकिंग नहीं अबाउट? सर, मैं उस चीज़ को माइंड में लेके चल रहा था। जैसे कॉलेज का सिलेबस था, जैसे हर सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर मेरे को ध्यान है कि मेरे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी, ऑपरेटिंग सिस्टम था और थ्योरी ऑफ कंपाइलर थी। तो मैंने उन तीनों सब्जेक्ट्स को अपने कॉलेज प्रिपरेशन के साथ भी थोड़ा बहुत लिंक करता था। जैसे जो कॉलेज में लेक्चर मेरे को पढ़ाया जा रहा है, मैं उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करता था, इधर उधर से मतलब आर्टिकल्स पढ़ता था उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसा चलता रहा था मेरा सेमेस्टर स्टडीज़ के साथ। सेमेस्टर स्टडीज़ में भी मेरे कोई मतलब ऐसी दिक्कत आई नहीं। मेरी CGPA भी अभी अबव 9 पॉइंट्स ही है। Very good. उनको भी मैंने मतलब निगलेक्ट किया नहीं पूरी तरह से, बट ये है कि मेन फोकस वाज ऑलवेज गेट। गुड। सो आपका रिसोर्सेज क्या कह रहा है गेट प्रिपरेशन का, ये जरूर आप शेयर कीजिए। सर मतलब एज सच फॉर्मल कोचिंग तो मैंने ली नहीं थी कहीं से, बट जैसे यूट्यूब पे मतलब लेक्चर्स वगैरह आपको कहीं के भी मिल जाएंगे, आप कहीं से भी देख सकते हो। और उसके अलावा मेजरली सर मतलब आप जैसे आप मैं तो ये मानता हूँ कि आप फैकल्टी को फॉलो करो। आपको फैकल्टी जो अच्छी लग रही है, उनके जहाँ भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा टीचर चाहिए जो आपको एक बार में समझाए। ये नहीं कि किसी और दूसरे को उससे क्या समझ में आ रहा है, आपको जो समझ में आना चाहिए आप वो देखो। अभिज्ञान, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, 106 इज वेरी गुड रैंक, राइट? सो अभिज्ञान, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सब्जेक्ट किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए? आपने किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को कवर किया? सर जैसे हाँ यस सर, मेरा ऑर्डर था सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मैंने किया, क्योंकि वो मैथमेटिक्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं काम आई जाती है। मैंने वो की सबसे पहले प्रिपेयर। फिर उसके बाद जो C प्रोग्रामिंग है वो सेमेस्टर में भी हमको अच्छे से सिखाई थी, मैंने वो करी, डेटा स्ट्रक्चर्स करे। देन थ्योरी ऑफ कंपाइलर, जैसे ऑर्डर में फटाफट बोलूँ तो थ्योरी ऑफ कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड उसके बाद मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स था। देन एल्गोरिदम्स, आफ्टर एल्गोरिदम्स आई डिड कंपाइलर डिज़ाइन, एंड व्हाट एल्स, आई थिंक डिजिटल लॉजिक इज़ द ओनली सब्जेक्ट रिमेनिंग नाउ। रेस्ट मतलब सेमेस्टर के साथ साथ ही मतलब मेरी कोर्सेज का भी, जैसा मेरा सेमेस्टर में शेड्यूल था कॉलेज का, मैं उसके साथ साथ ही थोड़ा कोर्सेज को करता था। एंड फाइनली एप्टीट्यूड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, और थोड़े बहुत मतलब इधर उधर के जैसे और अदर एग्जाम्स में भी जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व। डायरेक्टली इनडायरेक्टली GFG के प्लेटफॉर्म से आपको कंटेंट में कुछ मदद मिली? सर GFG ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी CS स्टूडेंट आज इंडिया में पढ़ रहा है वो इस प्लेटफॉर्म को जानते ही होगा। GFG को मैं फर्स्ट ईयर से मतलब तब आर्टिकल्स वगैरह हर टॉपिक पे रिलेटेड आ ही जाते थे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, DSA से रिलेटेड। तो GFG ने मेरी ऐसे मदद करी कि मैंने वहाँ पे जो GFG के मतलब 160 चैलेंज, डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे चैलेंज चलता है, मैंने वो चालू करी। उसके बाद फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि Geeks for Geeks ने एक फ्री टेस्ट सीरीज रिलीज करी गेट एस्पिरेंट्स के लिए फॉर 2025। मैंने वो फॉलो करी, वहाँ पे मेरे को कई सारे PYQs भी मिल गए, अदर मतलब गेट लेवल क्वेश्चंस भी मिल गए। तो उस हिसाब से मतलब मेरी DSA में भी और मेरे गेट के रैंक के लिए भी Geeks for Geeks का मैंने बहुत यूज़ किया। ओके, एक प्राइमरी क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट जब कॉलेज में होते हैं तो उनका दो ही प्लान होता है। तो एंड गोल जो होता है कई बार प्लेसमेंट के साइड होता ही होता है, और जो कि जेन्युइन है, और दूसरा प्लान जो आप लेकर चल रहे थे पैरेलली गेट का। सो गेट कितना हेल्पफुल है दोनों पर्सपेक्टिव से, इधर दे आर लुकिंग फॉर देयर प्लेसमेंट और फॉर गेट। तो आपने क्या सोचा था और किस वजह से गेट को प्लान किया, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस दिख रहे हैं आपको? सर मतलब गेट का मेरा प्लान तो ये था कि मेरे को हायर स्टडीज़ करनी थी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड मेरे को बहुत अच्छी लगने लग गई थी फर्स्ट ईयर के बाद ही। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि मतलब कैसे एक्चुअल में हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट था ही। और फिर मैंने गेट एग्जाम के बारे में जब पता चला कि इससे आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, PSC अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं उस पर ही फोकस किया। साथ ही साथ ये एज अ बीटेक स्टूडेंट, मेरे को एज अ बीटेक CSE स्टूडेंट मेरे को लगता है कि आपको DSA आना ही चाहिए। तो DSA का भी मैं ऐसा नहीं, मैं निगलेक्ट नहीं किया था उसको, मैं कंटिन्यू। टोटली एग्री विद यू, इसको भी नोट कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि DSA जो आप गेट के लिए पढ़ रहे थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा जब प्लेसमेंट के लिए कोई अपना अगर एक स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, सो उनको अगर गेट प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स, समटाइम्स यू डायरेक्टली जंप into the problem solving. So better to start with DSA. So आप जब algorithmic approach भी समझ जाते हैं, then you are going for solving the problems,
तो एडवांटेज होगा यस उसका, सर, मतलब आई और गेस। जैसे बताओ, जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस मतलब यूज करते हैं, एसक्यूएल वगैरह यस यूज यस। करते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का कभी कभी मतलब डायग्नोस करते हैं, खुद से कोशिश करते हैं। ओके। तो मतलब गेट एग्जाम से मेरे को अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक्चुअल में चीजें काम कैसे कर रही है अंडर द हुड। पता चलता है आपको, मतलब आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा ऐसे ये चीज काम करती है, ऐसे वो चीज काम करती है, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल होती है, ये सब रहता है। तो गेट प्रिपरेशन से मेरा मानना है कि एज अ डेवलपर यू आल्सो मतलब गेन स्किल्स अबाउट हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। बिल्कुल। तो बिहाइंड द सीन जो हो रहा है, चाहे आप डेवलपमेंट में जाओगे, जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएंगे, सर भी इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे, तो उसमें आपको ये जो गेट के सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इसका ओवरऑल एक क्रक्स मिलेगा, जैसा कि अभिज्ञान भी बता रहे हैं, सर बताएंगे। तो उनका आपको एडवांटेज दोनों फील्ड में मिलने जा रहा है। प्लस एक और चीज़ है, जब आप गेट प्रिपेयर करते हैं तो आई गेस 2 ऑप्शंस ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एमटेक एंड लूप बैक फॉर द इंडस्ट्री, और सेकंड ऑप्शन ये ओपन हो सकता है कि आप हायर रिसर्च में चले जाते हैं और बाद में फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने की सोच रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपका क्या अप्रोच है, सब क्या सोच कर किया था अभी गेट? तो थर्ड ईयर में तो थोड़े कंफ्यूजन्स तो है ही मेरे माइंड में, बट वैसे मतलब जनरली मैं अभी प्लेसमेंट की तरफ ही लीन कर रहा हूँ कि आफ्टर एमटेक आई विल गो फॉर प्लेसमेंट इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्रेफरेबली सर प्लीज। आफ्टर एमटेक। यस हाँ, अभिज्ञान, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी गेट की प्रिपरेशन पूरा इंटायर आपने 1 साल तैयारी की है, तो इस गेट की प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? सर, जैसे शुरू में जब प्रिपरेशन चालू करते तो मेरे तरह और भी कैंडिडेट्स फेस करते हैं कि क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे होते किसी ना किसी वजह से, पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता है और डाउट्स रहते हैं ये मन में कि आप कैसे क्लियर कर पाओगे एग्जाम, क्योंकि 1 लाख+ कैंडिडेट्स दे ही रहे हैं गेट सीएससी का एग्जाम इतने सालों से, और आपको आखिर आप एम करते हो तो 100 में आने का, मतलब दैट इज़ 0.1%। तो आप खुद सोचने लग जाते हो कि मैं कैसे इतने सारों को बीट करूँगा। बट मेरा ये मानना, बाद में थिंकिंग ये ऐसी डेवलप हुई कि अपने को खुद की जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, उस पर भरोसा रखना है। जो आपने प्रिपरेशन करी है वही आपका रिजल्ट डिक्टेट करती है, बाकी आपको जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं, आपको वो मैटर नहीं करता है। आपके खुद पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा भी मतलब धीरे धीरे डेवलप होगा कि जब आप PYQs और सॉल्व करते रहोगे, थोड़े कंसेप्ट्स को और डीपली पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि हल्का हल्का रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे। जो क्वेश्चंस पहले नहीं बन रहे थे फिर वो बाद में बनने लग जाते हैं। इस तरह मतलब चैलेंजेस, डाउट्स वगैरह तो शुरू में थे मेरे, बट मतलब बाय प्रैक्टिस ओनली वो क्लियर हो पाया। अभिज्ञान, जैसे आपने बताया कि गेट की प्रिपरेशन करने से टेक्निकल बहुत अच्छा हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी और डेटा साइंस, राइट, क्या इन सभी को गेट पेपर लिखना चाहिए एक बार? सर, मेरे हिसाब से उनको एक बार तो अटेम्प्ट करना चाहिए, वेदर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जस्ट टू सी हाउ वेल दे नो द कंसेप्ट्स अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट दे आर स्टडिंग इन देयर सेमेस्टर्स। और गेट प्रिपरेशन के जैसे मल्टीपल बेनिफिट्स है भी, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज़ हटा दो जो गेट, उसके अलावा भी आपको टेक्निकल आपकी जो नॉलेज है वो बहुत इंप्रूव होती है गेट देने से। आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि चीज़ें एक्चुअल में जो आप यूज़ कर रहे हो, कोडिंग लैंग्वेजेस, वो कैसे कंपाइल हो रही हैं, और मतलब पर्टिकुलर चीज़ें जो भी आपकी फील्ड में, आप उनकी थोड़ी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले पाते हो। और मेरे हिसाब से ये चीज़ इंटरव्यूज़ में भी काम आ सकती है कि इंटरव्यूज़ में जैसे आप नेटवर्किंग के एक रोल में जा रहे हो तो कंप्यूटर नेटवर्क से सवाल पूछेंगे ही, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो गेट प्रिपरेशन मतलब हेल्प्स एवरीवेयर फॉर अ बीटेक स्टूडेंट। मुझे भी लगता है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, आपको लगता है कि आपने ट्रू बीटेक किया हुआ है, Yes, sir, राइट, yes, बीटेक। एंड आफ्टर अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो अगर प्लेसमेंट भी होगा तो सबसे पहले आपका प्लेसमेंट होगा, sir, ऐसा मुझे भी लगता है, यस सर। राइट। गौरव सर, कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि गेट की प्रिपरेशन करने से टीचर बन जाएंगे ओनली, और कुछ मिथ ऐसा दिमाग में रखते हैं बच्चे, तो इसलिए वो गेट की प्रिपरेशन नहीं करते। तो आपका क्या इस पे व्यू है आपका? नहीं, एमटेक के बाद तो आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप रिसर्च में जा सकते हैं, इफ़ यू वांट टू चूज टीचिंग, क्योंकि टीचिंग कई लोगों का पैशन है, सो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चूज इंडस्ट्री, तो आप इंडस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है, गेट्स के थ्रू अगर आप आईआईटीज़ में पहुंच रहे हैं, सो आपको वो सारे बिग कंपनीज मिलते हैं जिसके बारे में आप टायर 3 से सोच रहे थे, यस सर। है ना। इवन आप अच्छे थे बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो ये तो इस मिथ को तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। आपके पास 3 ऑप्शंस मिनिमम है, और वो मेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो नंबर ऑफ वेज ज़्यादा हैं इस समय। डेटा साइंस का डिसिप्लिन है, ब्लॉकचेन का डिसिप्लिन है, बहुत सारे डिसिप्लिन ओपन होते जा रहे हैं। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं। एमटेक में अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि 1 ईयर आपको थीसिस का मिलता है सर, और थीसिस जो होगा ना वो आपके लिए एक आई ओपनिंग सा होगा,
क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड पे रिसर्च करना है। एक हुआ आपने देखा होगा 8 से 10 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, यस सर। तो उसमें से हर एक सब्जेक्ट को इस समय आप मैक्सिमम 2 मंथ्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं है। जब 1 साल अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में करोगे रिसर्च, जैसे कि मेरा थीसिस था उससे रिलेटेड, सो उसके बाद आप जितने डीप चले जाओगे वो आपको समझने की एक स्किल बढ़ा देगी, यस सर। जिसमें आप फिर ये समझना शुरू करेंगे कि किसी एक फील्ड में कितना दूर तक हम जा सकते हैं। रिसेंटली एडवांसमेंट क्या आए हैं टेक्नोलॉजीज में, आप इस समय जो राउटर यूज करते हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, कई सारे राउटर का मतलब नेटवर्क लेयर ही होता है। रिसेंटली आप देखोगे RFC के नाम से जो रिसेंट राउटर्स है उसमें पोर्ट लेयर्स भी आने लग गए। सो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? ये सब तब पता चलेगा जब आप रिसेंट टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को भी रीड कर रहे होंगे, रिसर्च पेपर्स रीड करना सीखेंगे। तो जितनी कंपनी लेवल पे काम चल रहे हैं और उनका जो टेक्नोलॉजी है रिसेंट, उनको हम बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ पाते हैं क्योंकि टाइम होता है। और ये मतलब आप ये मान लो कि कई बार हम जॉब करते हैं, बट जॉब करते हुए आपको ये फील होगा कि हमें और भी डीप नॉलेज चाहिए था, तो शायद वहाँ पे एक ग्लिम्स आपको मिलेगा। अगर आप एक बार मास्टर्स कर जाते हैं तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। आप और डीप जाना चाहते हैं, गो फॉर PhD। अगर आप यू टर्न लेना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कई बार फिनेंशियल कंडीशन पे। यस सर, सो डेफिनेटली। इसमें मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा कि आप उस सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना, बट यू हैव ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। गौरव सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुणाल, मेरा क्वेश्चन ये और है कि आपने 106 रैंक लिया, अचीव किया है, वेरी गुड रैंक। वो क्या एक गलती कि आप नहीं करते तो आपकी और अच्छी रैंक आप ला सकते थे? सर मतलब जैसे गेट के पेपर में जब मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो थोड़ा एग्ज़ाम के समय भी आपको थोड़ी एंजाइटी वगैरह रहती है, तो उस कारण में एक दो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे नेटवर्किंग से रिलेटेड, ये जो मैं मतलब 100 आउट ऑफ 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 में सही करता, बट पता नहीं कि वो एग्ज़ाम के समय कहाँ माइंड स्लिप कर गया, तो वो एक क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़े उससे नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। बट ये भी मतलब मेरी एडवाइस है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि एग्ज़ाम के समय थोड़ा कूल रहना, मतलब आखिर आपको नहीं आ रहा है तो आप पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है आप फील कर जाओ कि पेपर टफ आया है, बट आप करते जाओ और टाइम थोड़ा मैनेज कर लो एग्जाम के समय। यानी कि गेट 2026 के लिए जो गेट 2026 एस्पिरेंट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब मैसेज जैसे जो मेरे को सबसे क्रिटिकल थिंग लगी प्रिपरेशन के बारे में, वो है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, वरना आप एक महीने बाद आप सब्जेक्ट भूल जाओगे, आपसे शायद PYQs भी ना हो। तो रिवीजन करना वेरी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। मैं तो नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी रिवीजन ही थी। अनलेस आप रिवीजन नहीं करोगे, आपको आप सब्जेक्ट याद रहेंगे ही नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। मैं एक सब्जेक्ट शुरू में कंप्लीट किया, उसको मैंने रिवाइज नहीं किया ये सोच के कि ये तो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, बट मैंने फेस किया बाद में कि ये सब्जेक्ट मैं पूरा भूल चुका हूँ। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। ओके, तो GFG प्लेटफॉर्म से आपको गेट के लिए क्या हेल्प मिली आपको? सर गेट के लिए जैसे GFG से मैं पहले ही बताया, टेस्ट सीरीज रिलीज करी थी इन्हें फॉर फ्री, और उससे रिलेटेड इन्हें GFG ने मतलब काफ़ी सा हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराए थे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जैसे अलग अलग लिस्ट बनी हुई थी कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी चीज़ें थी। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली, जिससे मैं PYQs भी कर पाया, और जो गेट लेवल क्वेश्चंस जो गीक्स फॉर गीक्स ने प्रोवाइड करे थे, मैं वो भी उसके साथ सॉल्व कर पाया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ इनसे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक क्वेश्चन रह जाता है कि हमने तो ऑलमोस्ट अपना एफर्ट दिया था, हमने भी सिलेबस कवर किया था जैसा आपने बताया, और उसमें से एक पॉइंट आपने बताया भी रिवीजन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो अगर उन स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल हो, उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उन्होंने कवर किया और बावजूद दे आर नॉट गेटिंग गुड रैंक, सो वो कौन सी बड़ी मिस्टेक्स है जो उनको नहीं करनी चाहिए, और कवर करने के बावजूद उनका रैंक नहीं आ रहा है तो वो और कौन सी स्किल्स है जिसको ऐड करने की ज़रूरत है? सर मेरी जो एडवाइस रहेगी उनके लिए वो ये रहेगी कि आप एनालाइज करो कि आप गलतियाँ किस कारण से कर रहे हो, कि आप कंसेप्ट भूल रहे हो या आप कोई सिली मिस्टेक जैसे क्वेश्चन पढ़ने में आप मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि आप एनालाइज करो कि आप कहाँ गलती हो रही है, जब आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो भी क्यों हो रही है। फिर उसके बाद मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आखिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नोट्स वीक है, तो आप लेक्चर्स देखो और खुद के नोट्स बनाओ। उस खुद के नोट्स से जैसे आप लिख के जो आप चीज़ लिखोगे, मेरे ख्याल से वो आपके दिमाग में एक तरह से इम्प्रिंट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मतलब थोड़ी आपकी स्ट्रैटेजी, आखिर आपने कोर्स कवर कर रखा है तो भी आप फील कर रहे हो कि रैंक नहीं आ पा रही, तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी में हल्का से चेंजेस लाने चाहिए। जैसे थोड़े थोड़े जैसे खुद के नोट्स बना सकते हो, आप रिवीजन को और फ्रीक्वेंट कर सकते हो, या फिर आप एनालाइज करो कि आपने कहाँ गलती करी है। एक मेरा अपना ओपिनियन है, शायद मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर मैं DBMS पढ़ रहा हूँ या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा हूँ,
और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम जाते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड, तो वहाँ पे हम फील करते हैं कि मैथमेटिकली हम कहीं पे फंस रहे हैं। माइट भी जैसे नेटवर्क का एक क्वेश्चन इस बार आया था, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड था, है ना। उसी तरह से आप डीबीएमएस में क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेटरिक्स बेस्ड होते हैं। सो क्या मैथमेटिक्स का कहीं रोल प्ले होता है? जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर मैं काफ़ी अच्छा करना चाहूँ, सो सम कॉन्सेप्ट तो मुझे सारा डीबीएमएस का आता है, बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो क्या वो मैथमेटिकल रोल को थोड़ा सा और एडवांस करने की ज़रूरत है? यस सर, मैथमेटिक्स तो मतलब सीएस के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज़ होती है। जैसे डीबीएमएस का आपने एग्जांपल लिया, तो डीबीएमएस पे भी हम देखा जाए तो जो मतलब हमारी सर्चिंग है, सर्चिंग का भी हम एक तरह से क्राइटेरिया ये मैथमेटिक्स से जो मतलब मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम से जो कॉम्प्लेक्सिटी का है, तो उससे हम सर्चिंग में भी यूज़ होती है डीबीएमएस में। और बाकी मैथमेटिक्स तो सर मतलब हर सब्जेक्ट में आपको एक तरह से सीएस ब्रांच में मेरे हिसाब से कि मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई है। यस सर, तो आपको मतलब सीएस में आगे फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या जो सीएस के हिसाब से वो होनी चाहिए। सो 2-3 पॉइंट यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो ये कि अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो सिर्फ कवरिंग ऑफ ऑल दोज सिलेबस इज नॉट सफिशिएंट। आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी जरूर बनानी चाहिए। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको फेल होना है, तो मस्ट प्लान समथिंग। सो आप एक प्लान बनाइए जिसमें रिवीजन प्लान होना चाहिए, प्लस जब भी आप कोर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आपका मैथमेटिकल स्किल्स और अच्छा होगा। सो मैथमेटिक्स को मेरे हिसाब से शायद रिवीजन में हमेशा शामिल रखना चाहिए। तो होपफुली ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आप ऐड कर सकते हैं और अपने रैंक को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सर आप इस पे कुछ अपनी राय? सर गेट एग्जाम केवल आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, राइट? गेट एग्जाम में लाइक टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन, पेशेंस हो गया, एक्यूरेसी, राइट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और मैं ये कहूँगा इसके साथ साथ गेट में आपको स्मार्ट स्टडी की भी जरूरत होती है। स्मार्ट स्टडी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअली उसमें काफ़ी स्ट्रांग हुई है आप अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। इट्स नॉट ए बीटेक एग्जाम कि आप सेमेस्टर का पेपर लिखने जा रहे हैं, आपने रात भर पढ़ा और आप वहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और गेट का पेपर का पैटर्न ये होता है कि अगर आप लास्ट 25 ईयर्स के सर पेपर अगर आप देखते हैं तो 25 ईयर के पेपर में उन्होंने कोई नया कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें आपका दिमाग आपका लगे, राइट? और ये तभी सर हो पाएगा जब उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा सजेशन स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, राइट? आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करिए, पीवाईक्यू लगाइए, आप लास्ट ईयर की पीवाईक्यू लगाइए, राइट? और हम लोगों का गाइडेंस रहेगा, आप पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो इनडायरेक्टली सर ने पॉइंट ऐड किया और शायद वो ये बोलना चाह रहे हैं आपको, जो सही से समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा कीजिए। और प्लस जो स्मार्ट स्टडी है, इट मीन्स जब आप नियर टू एग्जामिनेशन डेट आने लगते हैं तो आपको वो फ्रीक्वेंसी रीड करने की जरूरत होनी चाहिए। जैसे डीबीएमएस में कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना? आई गेस दैट फ्रीक्वेंसी विल मैटर। मतलब वो पीवाईक्यूज भी आपको एक तरह से देखनी पड़ेंगे कि क्योंकि सिलेबस एक्चुअल में सब्जेक्ट्स का आप गेट का सिलेबस देखोगे तो टॉपिक्स बहुत सारे लिखे रहते हैं, बट जो पूछा जाएगा वो उससे कम ही होगा क्योंकि ओनली 65 क्वेश्चंस है जिनमें से 10 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के हैं। तो आपको थोड़ा पीवाईक्यूज एनालाइज करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है कि वो लास्ट जो टॉपिक है वो 20 साल पहले पूछा गया था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी शायद कम है कि क्या पता इस साल पूछा नहीं जाए। तो आपको रिसेंट पीवाईक्यूज पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा सर। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितना शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए गेट प्रिपेयर करने के लिए? इट मींस कब वो स्टार्ट करें सो दैट कि एग्जामिनेशन बाउंड्री तक वो कवर कर पाए? सर मेरे हिसाब से मतलब क्वालिफाई तो आई गेस 1 और 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में आप क्वालिफाई तो कर सकते हो गेट, बट इफ समवन इज एमिंग टू अचीव अ टॉप रैंक लाइक अंडर 500 अंडर 100 देन आई गेस मे बी अराउंड 10 months which I also prepared for almost 10 months. So I feel like maybe even less than that, like some candidates can prepare for less than 10 months as well. But on an average, I feel like 10 months is sufficient time to get an all India rank of around 100. वेरी गुड। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है बिकॉज जब भी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होता है, लेट्स से कि 2026 का ऑलरेडी एग्जामिनेशन डेट का आसपास आपको पता होगा, फरवरी या मार्च होगा। सो उस डेट के हिसाब से आप अपना जरूर ये ध्यान रखिए कि आपको कब स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज यू विल फॉल। मतलब आपका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स फॉल रह जाएगा और फिर वहां पे मुश्किल आ सकती है।
तो बेहतर होगा कि राइट टाइम पे, अगर आपके पास एम्पल टाइम होता है एंजाइटी नहीं होगी, अगर आपके पास टाइम फिर कम होने लगेगा उस क्रंच में फिर मुश्किल yes, थोड़ा yes, सा होता है हम्म। कि हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं। दूसरा एक सवाल ये है कि कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं और बीच में डिप आती है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं प्रिपेयर दिसंबर तक अच्छा किए और जनवरी खराब कर लिए, Yes, कुछ ऐसे भी होते हैं वो स्टार्ट लेट किए और जनवरी में पीक पे आ गए। सो वैसे केस में बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? सर मतलब मेरा तो ये मानना था कि जैसा आपको फील कर रहे हो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मेरा भी 1-2 दिन था तो मैं सोच रहा था कि नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, एक दिन 2 दिन बीच हो में गया, गैप चाहिए। बीच में गैप चाहिए, थोड़ा माइंड रिफ्रेश होता है। फिर 2 दिन बाद क्या, आखिर आपने डिटरमाइन कर रखा है मन में कि मेरे को गेट एग्जाम क्लियर करना है, हाँ तो जी। एक तरह से आपका माइंड खुद आपको कहेगा कि भाई अब तू पढ़ ले। हाँ, अब टाइम, सेल्फ मोटिवेशन। हाँ सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि आपको अब पढ़ लेना है। मतलब 2 दिन 3 दिन का आपको रिफ्रेश करना है माइंड, आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन रेस्ट लोगे तो आपकी बाकी की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो Right. मेरे हिसाब से आप थोड़ा रेस्ट भी लेते रहो बीच बीच में। किसी दिन ऐसा है कि आप सिर्फ रिवीजन कर लो, कोई नया टॉपिक चालू मत करो। किसी दिन आप सिर्फ PYQs कर लो, कोई नया लेक्चर मत देखो। तो बेसिकली दैट। काफ़ी बेहतर आंसर किया आपने। सो होपफुली आप लोगों को इससे हेल्प मिला होगा कि किस तरह से रैंकर्स अपने स्ट्रैटेजी बनाए हैं, और इनके साथ भी वो चीज़ें आती है, डिप आती है, मतलब सभी नॉर्मल इंसान ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ। सो उनको भी बीच बीच में ऐसा होता है कि वो नई चीज़ नहीं पढ़ते और रिविजन्स किसी दिन रिविजन्स के लिए रख देते हैं, किसी दिन बीच में गैप छोड़ देते हैं। Yes, sir. सो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उससे कभी नहीं घबराइएगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर सम मैक्सिमम तभी होता है जब वो सेम लाइन में होता है। तो आपको सेम लाइन पे चलना है, लाइन डेविएट नहीं करना है, वरना फिर रिजल्टेंट गड़बड़ होगा। काफी अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। अभिज्ञान जी, नाइस टू मीट यू हियर इन द पॉडकास्ट। सर आपको भी थैंक यू। और ओवरऑल आप सभी को, जो लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं, प्लीज आपको कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव मिला होगा। फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।